गुड मॉर्निंग। और ये 50 प्रश्नों का सेट है और ये मुझे लगता है जो आपको आने वाले बीपीएससी और सीडीपीओ या जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें देखने को मिलेगा। मैंने ट्रेंड्स के अनुसार से इन प्रश्नों को गेस किया है, तो चलिए देखते हैं। इसको घोट लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को। रानी बाई अंतिम युद्ध में पराजित हुई, तो ये कैप्टन हीरोज से पराजित हुई थी। और कैप्टन हीरोज ने ही सबसे पहले ये बात बोली थी कि इन सारे क्रांतिकारियों में जो है वो एक अकेली मर्द है और वह है रानी लक्ष्मीबाई। अकेली मर्द की उसने उपाधि दी थी रानी लक्ष्मीबाई को। असम में 1857 की क्रांति के नेता थे, तो ये थे दीवान मनीराम दत्त। ये सब प्रश्न है ना, ये आपको कभी भी किसी भी एग्जाम्स में चलते फिरते देखने को ज़रूर मिलेंगे। और कई लोगों ने पूछा था कि सर लिखे कैसे, तो देखिए इसी तरह का वाइट पेपर आएगा आपको एग्जाम मेंस में लिखने के लिए, और आपको इसी तरह लिखना है। जैसे कि देखिए, मैं भी पहले सीधा नहीं लिख पाता था, लेकिन मैंने अभ्यास के बाद लगातार अभ्यास करके खुद को ऐसा बनाया कि अब किधर भी मुड़ा हुआ आंसर शीट रहे लेकिन मैं सीधा ही लिखता हूँ। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्लाह को। जो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन जो माना जाता था ना, वो माना जाता था मौलवी अहमदुल्लाह को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में लेने की घोषणा की। तो देखिए, लेने की घोषणा की औपचारिक रूप से कब घोषणा की? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा कर दी कि अब जो है ना, कंपनी का राज ख़त्म हो गया। अब कंपनी सीधे तौर पे शासन नहीं करेगी भारत पर। भारत पर जो शासन होगा वो होगा ब्रिटिश सरकार का। 1857 के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए आयोग। तो देखिए, 1857 के बाद जो है ना, भारतीय सेना जो दरअसल उस समय कंपनी की सेना थी, इसका पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। उस आयोग का नाम था पील आयोग, जिसने ये जांच की कि आखिर असंतुष्टि कैसे फैली और कैसे इतने बड़ी संख्या में लोग विद्रोह पे उतारू हो गए और इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी लोगों को, ब्रिटिशर्स को। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो देखिए, प्रथम भारतीय जो थे ना, वो थे सर सैयद अहमद खान। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर, है ना, कारणों पर, देखिए कारणों पर, ठीक है ना, कि क्या कारण थे। भारतीय भाषा यानी इंग्लिश छोड़ के उर्दू फारसी वगैरह उस समय भारतीय भाषा थी, लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखी है, ठीक है ना। कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। द ग्रेट रिबेलियन लिखी है अशोक मेहता ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखा है वीडी सावरकर ने, और ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। 1857 ये लिखा है एस एन सेन ने। सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये लिखा है आर सी मजूमदार ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी ये लिखा है टी आर होम्स ने। तो ये भी कभी भी इस तरह के प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने भी इसको गेस प्रश्न में इसको रखा है। रिबेलियन 1857 ये लिखा है पीसी जोशी ने। कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट ये लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। अभी अभी इसकी चर्चा की थी हमने कि भारतीय भाषा में कारणों पर, 1857 के कारणों पर लिखने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो है सर सैयद अहमद खान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, या इतिहासकार थे, ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखना, थोड़ा रिस्पेक्ट दे देंगे हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे ना, के सरकारी इतिहासकार थे, तो ये थे एस एन सेन। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन है आर सी मजूमदार का। देखिए 1857 को आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स था वो आंदोलन। यानी सभी लोग किसी एक झंडे के नीचे नहीं लड़ रहे थे,
सभी लोग अपने अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यह था ना कि ये राष्ट्रीय दिख पड़ता था कि जैसे कि राष्ट्रीय हो, और सारे क्रांतिकारी लगभग एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। और उस समय जाहिर था कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था और बाकी बहुत सारी चीज़ों का अभाव था, तो ये आंदोलन जो है वो बहुत ज़्यादा तो फैला, लेकिन आउटपुट जो है ना, जिस बड़े आउटपुट को लाया जा सकता था वो आउटपुट नहीं मिला। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह जो था वो हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में जो हुआ था 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह के को ही हूल विद्रोह कहते हैं। कई बार सीधे प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा, संथाल विद्रोह को कहते हैं क्या कहते हैं, तो हूल विद्रोह कहते हैं। हो विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1820-21 के मध्य में। ये प्रमुख विद्रोह हैं। हो विद्रोह हुआ था कब, 1820-21 के मध्य में हुआ था। ये मैं सारे जो विद्रोह है ना उसका एक लिस्ट बना के आप लोग को रटवा दूंगा। वो संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोहों के नेता थे, तो ये थे सुरेंद्र साई। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोहों के नेता थे, ब्रिटिश के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उसके नेता थे सुरेंद्र साई। पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर की गारो पहाड़ियों तक था। जो पागलपंथी विद्रोह था इसका क्षेत्र था शेरपुर के गारो पहाड़ियों तक। फड़ाइजी विद्रोह के नेता थे, तो ये थे दादू मियाँ। हाजी सरायतुल्लाह के अनुयायी को क्या कहा जाता था, एक बार सीधा प्रश्न पूछा था बीपीएससी ने, तो यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे कि फड़ाइजी विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये थे दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1820 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। 4 भाई इसमें बहुत अहम थे, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव। कई जगह से सिद्धो कान्हो का नाम आता है या कई जगह पे सिद्धो, कान्हो और भैरव का नाम आता है, लेकिन 4 भाई थे दरअसल, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को पराजित किया था। ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने जो है ना अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को पराजित किया था। अपने तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों वाली ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया था। सन्यासी विद्रोह का दमन किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। सन्यासी विद्रोह के ऊपर में एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, आनंद मठ। ये लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो हमेशा आते रहते हैं। तो सन्यासी विद्रोह का दमन किया था किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। 30 साल लगे थे इस विद्रोह को दबाने में। एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है जिसका नाम है आनंद मठ। काफ़ी पुरानी मूवी है लेकिन बहुत अच्छी है। पाबना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय। पाबना विद्रोह जो 1873 से 76 में हुआ था, इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, 1874 में हुआ था। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए किसने, गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लसोड़िया आंदोलन किस लिए था, तो मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए। और इसका लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था, गोविंद गिरी ने चलाया था। गोविंद गिरी ने लसोड़िया आंदोलन कहाँ चलाया था, तो मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में चलाया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इन क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए। तो एक ही प्रश्न है, एक ही जो लाइन है, उससे हम लोग 5-7 तरह के प्रश्नों को हम लोग निकाल सकते हैं।
दरअसल टोटल 50 क्वेश्चंस तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो टोटल 250 से 300 प्रश्न आपके सीधा तैयार हो जाएंगे। व्यक्तिगत प्रयासों में से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना की गई, तो ये की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब देखिए, ये भी बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो नहीं पढ़ते हैं ये सोच नहीं पाते कि कोई अंग्रेज अधिकारी भी मदरसा की स्थापना कर सकता है। तो व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता 1784। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, सर विलियम जोन्स है ना, उनकी बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी। उनको लेकर के थोड़ा सा जो है नॉलेज होना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है ना बार बार जो है ये कुछ अंग्रेज हैं जो बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, उसमें सर विलियम जोन्स भी हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिकन्स ने किया, तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। देखिए, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी, और इसके तहत जो है सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, किसने किया? चार्ल्स विलिकिंस ने। और कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया। तो ये पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किस तरह की संस्था थी? बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जाहिर सी बात है ये सांस्कृतिक संस्था थी, ये संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। ये देखिए, ये जब बीपीएससी ने मेंस में शिक्षा के प्रसार से संबंधित बहुत प्रश्न पूछा है। कई बार प्राथमिक शिक्षा से के प्रसार को लेकर के पूछ लेते हैं, और कई बार जो है उस शिक्षा के प्रसार को लेकर पूछ लेते हैं। तो वो प्रश्न और उसके उत्तर है ना मेंस आंसर राइटिंग का, वो अगर यहीं तैयार कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, देखते हैं कि चार्टर अधिनियम 1813 में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। अब देखिए, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1813 में गवर्नर जनरल कौन थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो ये मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। आंग्ल प्राच्य विवाद यानी एंग्लिस्टिक ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी संबंधित है। ये संबंधित है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। ठीक है ना, देखिए यहाँ तो आ गया। अब इसमें आंग्ल जो थे, ठीक ना, यानी एंग्लिस्ट जो थे, ये कहते थे अंग्रेजी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आधुनिक शिक्षा चाहिए तो अंग्रेजी सीख के आधुनिक शिक्षा पे बढ़ा जा सकता है। और प्राच्य यानी जो प्राचीन वाले थे, यानी ओरिएंटलिस्ट जो थे, इनका कहना था कि भारत को उसके पुराने मॉडल पर ही शिक्षा दिए जाने की ज़रूरत है। तो आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक थे, तो ये थे ऑकलैंड। इनका ये मानना था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो, शिक्षा अपने आप फ्लो होकर नीचे चली जाएगी। तो उनका ये मतलब था। तो शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक थे ऑकलैंड। देखिए, मेरा सोचना ठीक उसका उल्टा है ना। जैसे इसको एक अलग तरीके से लें, जैसे इनका कहना था कि संभ्रांत लोगों को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो वहाँ से वो गरीबों तक शिक्षा को लेकर चले जाएंगे। तो उसको एक तरीके से ये देख लें कि अगर घर में बुजुर्गों को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो वो नीचे के लोगों को शिक्षित कर देंगे।
मेरा सिद्धांत ये है कि अगर बच्चों को शिक्षित कर दिया जाए या निचला तबका अगर शिक्षित होने लगे तो ऊपर का तबका है ना अपने आप को बहुत जल्दी अपडेट कर लेगा। खैर आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ 1835 में मैकाले स्मरण पत्र से हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ जो है 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से हुआ था। ये जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई और कोशिश की गई कि कंपनी के काम के लिए क्लर्क्स पैदा किए जाएं बड़ी मात्रा में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो उड घोषणा पत्र को, ठीक है ना, 1854 में आया था। ये उड घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? उड घोषणा पत्र को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? उड घोषणा पत्र को। उड घोषणा पत्र को कहा जाता है तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। उड घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब आया था? 1854 ईस्वी में। उड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो सबसे पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1857 में। किस बेसिस पे की गई? तो उड घोषणा पत्र पर। कहाँ कहाँ की गई? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। दिल्ली में नहीं की गई थी, है ना, ये उस समय महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई तो माइकल मधुसूदन दत्त को दी गई। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई डी.के. कर्वे के प्रयासों से। तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी डी.के. कर्वे के प्रयासों से। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। भाई उन्होंने बोला था कि धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अब मुझे आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए एक कॉमन सा कि आपकी नज़र में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। जैसे मैं दोनों पॉइंट्स इसमें रखूँगा। पहला ये कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे जो साइंटिफिक अप्रोच है ना वो काफ़ी प्रभावित होता है। एक लॉजिक तो मैंने बता दिया। दूसरा ये लॉजिक है कि अगर धार्मिक शिक्षा नहीं होगी तो इथिक्स से लोग कट जाएंगे। धार्मिक शिक्षा क्या है? एक तरह का इथिक्स ही तो है। अगर इथिक्स की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वैसे नॉलेज का क्या मतलब रह जाएगा? आप अपने तरीके से इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में बहुत अहम रोल एनी बेसेंट का भी है। तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है ना। देखिए, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा और 1817 में हुई। और उसमें मदद किसने की थी? तो डेविड हेयर ने। किसने सहयोग किया था? तो डेविड हेयर ने। वर्ष 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई जेम्स टॉमसन द्वारा की गई। 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई जेम्स टॉमसन के द्वारा। काफ़ी पहले रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया था। और चलिए, मेरी खुशकिस्मती है कि अभी वहाँ के डीन के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है और उन पर काफ़ी बहस भी हुई थी मेरी कई मामलों पर। तो वर्ष 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई जेम्स टॉमसन द्वारा।
वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित था, ठीक है ना। जो वर्धा योजना था, पूछ लेंगे कि वर्धा योजना गांधी जी ने कब प्रस्तुत की था, 1937 में की। और गांधी जी की योजना थी वर्धा योजना, वो किससे संबंधित, तो शिक्षा से संबंधित थी। वर्धा योजना कौन लेकर के आए थे, तो गांधी जी लेके आए थे। शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना प्रस्तुत किया गया था गांधी जी के द्वारा। एक ही प्रश्न है, कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया वर्ष 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया गया वर्ष 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा भारत का समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया वर्ष 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ लॉर्ड लिटन के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ लॉर्ड लिटन के समय। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक थे नवीन चंद्र राय। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संस्थापक थे नवीन चंद्र राय। भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है ना। भारत में प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था, लॉर्ड वेलेजली ने। और अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। देखिए, अल हिलाल तो जानते हैं लोग, लेकिन अल बलाग जो है ना, उसके बारे में कम नॉलेज है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। कई बार ये पूछा जा सकता है अल बलाग जो है ना, वो किसके द्वारा लागू किया गया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और बीपीएससी जिस तरह से खेल करती है ना, जैसे मैचिंग करवा लेगी वो, और अल हिलाल भी रहेगा, अल बलाग भी रहेगा, और एक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहेगा, दूसरे में वो ऑप्शन ही गायब रहेगा, उनका नाम नहीं रहेगा। ऐसे कंडीशन में ई ऑप्शन के थ्रू जो है वो जाना सही होगा, लेकिन वो बीपीएससी इस तरह से उलझाएगी प्रश्नों को, तो आप देख लीजिएगा, डीप में नॉलेज होना ज़रूरी है। और फैक्ट्स जो है ना वो घोटे हुए हों तो बहुत अच्छा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष ने किस पत्रिका की स्थापना की थी, तो अमृत बाजार पत्रिका की। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू प्रकाशित होती थी कलकत्ता से। अब भाई, कलकत्ता से क्या प्रकाशित हो रही थी, तो बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू। और कौन प्रकाशित करते थे, तो रामानंद चटर्जी। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 का 82 में रद्द कर दिया गया। 4 साल तक रहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था, तो सेंसरशिप लागू की गई थी। किसके अगेंस्ट में, तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं के को सेंसर कर दिया गया था। अब उसको जो है थोड़ा सा उसमें छूट दिया गया, किसके द्वारा, रिपन के द्वारा। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चंस के बारे में हमने 200-250 प्रश्नों को लगभग तैयार कर लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको एग्जामिनेशन में इसी से मिलते जुलते प्रश्न यहीं से आपको दिख जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।